अच्छा, ये जो खबरें एक और तरह की भी आ रही हैं कि जी कोई न्यूक्लियर सबमरीन्स मूव की जा रही हैं ईरान के गिर्द, और फिर जो अभी आप बता रहे थे फ्लाइट का डाटा दे रहे थे कि मोर देन अराउंड 50 C-17 त्यारे जो है 50 दफ़ा चक्कर लगा चुके हैं और अपना इक्विपमेंट इंस्टॉल कर चुके हैं। आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका को हासिल क्या होगा? देखिए, वहाँ से एग्जिट स्ट्रेटजी अमेरिका को चाहिए अब उस जंग से निकलने के लिए। तो एक फाइनल ऑपरेशन जिस तरह आप बता रहे हैं कि जी स्लेज हैमर होगा, उसमें वो ये बता देंगे कि जी हमने यूरेनियम को कॉन्फिस्केट कर लिया ईरान के अंदर जाकर, और अब हम वो उठा के ले गए हुए हैं, तो लिहाजा अब हमें ईरान से कोई ख़तरा नहीं है। वो ये कहकर वहाँ से एग्ज़िट स्ट्रैटेजी ले लेंगे, चूँकि जो चीज़ अब नज़र आ रही कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ से कंट्रोल लेना ऑन द बेसिस ऑफ पावर या फोर्स, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अमेरिका राइट नाउ, क्योंकि सिचुएशन इस तरह ईरान के कंट्रोल में आ चुकी है। तो द ओनली थिंग इज़ कि वो वहाँ से निकले और वहाँ पे एग्ज़िट स्ट्रैटेजी दे दे कि जी हम यूरेनियम ले आए हैं। देखिए, यूरेनियम तो वो पहले भी कोशिश कर चुके हैं ले जाने की, वो डिनाई करें बहरहाल वो अलग बात है। मेरा आपसे एक सवाल है, वो पायलट किधर हैं जो ट्रंप ने रेस्क्यू किए थे और दावा किया था कि इतने हमने पायलट रेस्क्यू किए हैं? चलें उसको कह लेते हैं कि पायलट रिकवरी में है, जो भी है। हुँ। लेकिन पायलट की लोकेशन दैदश में थी और ऑपरेशन इस्फहान में चल रहा था। जबकि सबको पता है कि इस्फहान के अंदर इतने सारे C-17s लाना, इतने सारे तैयारे लाना, एक पायलट को बचाने के लिए सेंस बनता है कि इतने सारे तैयारे आएँगे। और वहाँ पे जो कार्ड्स पाए गए, वहाँ पे जो एविडेंस पाया गया, वो पहले भी मैं बता चुका हूँ। न्यूक्लियर साइंटिस्ट के जो थे वो कार्ड्स वहां पे पाए गए हैं। बहुत सारी चीजें पाई गई हैं जो इशारा देती हैं इस बात की कि पहले जो पायलट के चक्कर में जो उन्होंने एक पायलट की डायवर्जन क्रिएट करके जो हमला किया था ईरान के अंदर हुँ। जमीनी, वो हमला था इस्फहान की न्यूक्लियर साइट से किसी तरीके से मटेरियल को निकालने का। अच्छा। अब दोबारा से अगर वो कहते हैं कि हम हमला करेंगे न्यूक्लियर को निकालने के लिए, देखिए न्यूक्लियर मटेरियल फैल चुका है इस वक्त। मैं आपको बिल्कुल ओपनली बता रहा हूं, न्यूक्लियर मटेरियल किसी एक जगह पे नहीं पड़ा हुआ। डोनाल्ड अच्छा। ट्रंप जितना बोल दे कि वो डस्ट जो है वो जमीन के अंदर गर्क हो चुकी है, ऐसा नहीं है। वो डिफरेंट साइट्स के ऊपर न्यूक्लियर मटेरियल जो 406 किलोग्राम का जो मटेरियल है वो डिस्पर्स हो चुका है डिफरेंट साइट्स के अंदर, और वो ठीक साइट्स है। पता लगाना इतना आसान काम नहीं है अमेरिका के लिए। अगर करते हैं वो ग्राउंड इनकर्जन, अगर वो आते हैं न्यूक्लियर मटेरियल निकालने के लिए, और सिर्फ न्यूक्लियर मटेरियल ही नहीं बल्कि एक बड़ा हमला, जैसे कि आपने खुद जिक्र किया कि जो सबमरीन आई है, ओहायो क्लास सबमरीन जी। गिलबर्तर के अंदर आ चुकी है, 10 मई को वो पहुंच चुकी है यहाँ पे। और HMS ड्रैगन इस वक्त यूनाइटेड किंगडम जो इंग्लैंड है वो भेज रहा है, जी। HMS ड्रैगन भेज रहा है मरीन मैरिटाइम सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए अपनी कार्गो शिपमेंट्स को। तो किसी तरीके से कोलैबोरेशन भी नजर आ सकती है, हो सकता है कि दूसरे भी कोलैबोरेट कर लें फ्रांस इस भी दफा। शामिल है उसमें, लेकिन बात, चार्ल्स डी गाल उन्होंने अपना शिप भी वहाँ से मूव किया है, तो ये कोलैबोरेशन तो बिल्कुल चल यस, रही है। फ्रांस का पहुंचा नहीं है, लेकिन यस फ्रांस भी इन्वॉल्व होने की कर रहा है और कोलैबोरेशन है बिल्कुल इसके अंदर। लेकिन बात सारी यही है एट द एंड ऑफ द डे कि जो भी आ जाए, जितना भी वो कोशिश कर लें, इट इज इम्पॉसिबल। एक इम्पॉसिबल सी बात है कि अगर आप हूथी से 2023 से लेकर 2025 तक अगर हूथी कंट्रोल करके बैठे हुए थे रेड सी को, और इतना नुकसान पहुंचाया कि इलियाद पोर्ट बैंकरप्ट हो गया इसराइल का, और 170 से ज्यादा वेसल्स के ऊपर अटैक किया, और एट द एंड ऑफ द डे उनको एक अग्रीमेंट करना पड़ा। तो बात सारी ये है कि अभी जो अग्रीमेंट की ख्वाहिश भी है और साथ साथ हमला भी करना है। इसकी मंतक ये है कि अग्रीमेंट के अंदर उनको वो चीजें चाहिए जिससे वो दिखा सकें कि उनको जीत मिल गई है। जबकि जमीनी एंगल से अगर देखा जाए और जंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनको जंग नहीं मिली है, और ईरान कह रहा है कि आप वो चीजें जो नहीं जीत सके जंग के दौरान, वो चीजें आप निगोशिएटिंग टेबल पे नहीं जीत सके। ईरान की डिमांड बड़ी सिंपल है। ईरान की डिमांड ये है कि पहले हॉर्मोज का मामला सही करते हैं, ब्लॉकेट का मामला सही करते हैं, जो एसेट्स आपने रोके में हमारे, जो पैसा हमारा ब्लॉक किया वो तो हमारा हक है, वो कोई एक्स्ट्रा चीज तो हम मांग रहे हैं, पहले ये चीजें हम रिजॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद न्यूक्लियर इश्यूज के ऊपर और दूसरे इश्यूज के ऊपर आ जाएंगे। जबकि यूनाइटेड स्टेट्स इस जिद पे है कि किसी तरीके से जीत दिखाने के लिए, कंप्लीट कंप्लीट जीत दिखाने के लिए किसी तरीके से उनको ग्राउंड मिल जाए, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो उसके पास ऑप्शंस अब बहुत कम बचे हुए। अब वैसे आप क्या फोरकास्ट करते हैं जॉन भाई? आप अपनी ज़ाती तौर पर आपने इतनी रिपोर्टिंग की है, वहाँ पे लोगों से मिले हैं, आवाम की पल्स देखी है, पॉलिटिशियंस वहाँ के जो हैं उनसे बातचीत होती है आपकी, और फिर आप अमेरिका की मूवमेंट्स भी देख रहे हैं। अब आप क्या कहते हैं कि इसके नताइज क्या निकलने वाले हैं? ये जिस तरह अमेरिकन्स एक नैरेटिव के तहत हर रोज़ सुबह उठ के एक झूठ बोल देते हैं और वो ये कहते हैं कि जी डील होने वाली है। मुझे जहाँ तक समझ आई है उसका पर्पज़ यही है कि ये जो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को जिस तरह बंद किया है, उसका जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट आ रहा है, उसको कम अज़ कम करने के लिए हम रोज़ाना की बुनियाद पर 2-3 झूठ बोल दिया करें, मार्केट थोड़ी-सी उठेगी, शाम तक क्लोज़ हो जाएगी, अगले दिन फिर हम देखेंगे क्या कर रहा है। अच्छा, उस चीज़ देखिए, का इफ़ेक्ट जो है वो अब कम होता जा रहा है। पहले शुरू में कुछ हुआ कि वो झूठ बोलते थे, मार्केट स्टेबल हो जाती थी, लेकिन अब दुनिया को समझ आ गई कि इसके आउटकम्स नहीं निकलने। ईरान कितना अरसा इस चीज़ को सस्टेन कर सकता है? आपकी नज़र में आगे क्या होगा?
देखिए, मैंने तो पहले से कह दिया था कि मुझे जंग चलती हुई जा रही है नवंबर तक, मेरी एक्सपेक्टेशन अच्छा। यही थी। अब अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हो सकता है कम टाइम में ये रिज़ॉल्व हो जाए, अगर मंतकी हिसाब से फैसले हों। अगर मंतकी हिसाब से फैसले नहीं होते, तो ज़रूर अमेरिका एक बड़ा हमला करेगा, अगर जैसे पिछले तौर पे उसने किया था। इसकी वजह ये है कि देखें, यहाँ पे जो सिचुएशन में फँस गया अमेरिका, उसको इतनी आसानी से इरानियंस फेस सेविंग नहीं लेने देंगे, हम्म, डोनाल्ड ट्रंप को भी और अमेरिकन्स को भी, क्योंकि हम्म, ज़ाहिर-सी बात है, उस फेस सेविंग के अंदर वो डिमांड कर रहे हैं कि एक कॉम्प्रोमाइज़ पोज़ीशन में ईरान अपने आप को ले आए। और रोज़ाना की बुनियाद पे जी, अभी 24 घंटे में जो है वो डील होने वाली है, अभी 48 घंटे में कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि डील हो चुकी है, बस साइन करने की देर है, दोनों फरीकैन आएँगे, बैठेंगे, साइन करेंगे। मैं पहले से कहता आ रहा था, अब्बास अराक़ची साहब भी जब दोबारा पाकिस्तान जा रहे थे, तो मैंने कहा था कि भाई वो अमेरिकन से नहीं मिलेंगे, ईरान की पोज़ीशन इस वक़्त बड़ी कंसिस्टेंट रही हुई है और ऐसे ही चल रही है। तो इस वक़्त मामला सारा ये है कि जो आगे पेशेंस का या आगे खींचने का मरहला है, ईरान इस चीज़ को बहुत ज़्यादा आगे तक खींच सकता है। 6 महीने तो कम से कम और ईरान इस चीज़ को खींच सकता है। अपनी जो अच्छा। एनालिसिस है मैं उससे बता रहा हूँ, क्योंकि रास्ते तुर्की के भी थ्रू खुले हुए हम्म, हैं, कैस्पियन 3 के थ्रू भी खुले हुए हैं, पाकिस्तान के थ्रू भी खुले हुए हैं, अज़रबैजान के थ्रू भी खुले हुए हैं ट्रेडिंग के। तो नहीं, ज़रूर वो जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट आ अमेरिकन रहा है, लेकिन अमेरिकन इतना ज़्यादा मीडिया इम्पैक्ट नहीं। या वेस्टर्न मीडिया कह रहा था कि जी सस्टेन कर सकते हैं 100 डेज के लिए या 120 डेज के लिए। अगर आप कह रहे हैं कि 6 मंथ के लिए, तो फिर तो ये तो ईरान तो कभी भी इस चीज पे एग्री नहीं होगा कि हमारी शराइत के बगैर एग्रीमेंट हो जाए। मैं आपको कंजर्वेटिव एस्टिमेट दे रहा हूं, बाय द वे। ईरान इस जंग की तैयारी 40 साल से कर रहा है। आप सोचें कि एक मुल्क अगर पूरी हम्म, उसके होने का, उसके वजूद का बुनियाद ही ये हो कि उसको अमेरिका से लड़ाई करनी है और इसराइल से लड़ाई करनी है, डेफिनेटली। और 40 साल से अगर वो तैयारी कर रहा हो, तो क्या होगा आगे जाके। अभी तो न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है 70% है मिसाइल्स, नहीं, उससे भी ज्यादा है। मैं आपको बताऊं, ईरान ने जो अपना जो स्टॉक पाइल रखा हुआ था, जो एक्सेसिबल नहीं था, जिसको काउंट नहीं किया जाता एक्टिव ऑपरेशनल कॉम्बैट में, उस स्टॉक पाइल को भी अब दोबारा निकाल लिया है और उसको ऑपरेशनलाइज कर दिया है। जो आगे खींचने की सलाहियत है वो 6 महीने से भी ज्यादा है ईरान के पास। और यहां पे यूनाइटेड स्टेट्स की जितने भी दावे मार्केट को कंट्रोल करने के लिए, चेंज करने के लिए, टाको ट्यूसडे हो, गुड फ्राइडे हो, जो भी चीजें हो, आपको नजर आ जाएगा कि यहां पे अब मुझे लग रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स के पास स्पेस बहुत कम है कि वो इस चीज को लंबा खींच सके। तो मैं अपनी एस्टिमेशन को रिवाइज करता हूं, हो सकता है नवंबर से पहले ये चीज हो जाए, अगर मंतकी एतबार से चलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के लोग, और अगर वो जो पीछे लोग बैठे हुए उनकी बात नहीं सुनते। अगर मंतकी एतबार से नहीं चलते और पीछे जो लोग बैठे हुए वो गालिब आ जाते हैं, तो इसके अंदर एक बड़ी जंग हमें नजर आएगी, और उस बड़ी जंग का इख्तिताम भी इसी तरीके से होगा कि जो कल यूनाइटेड स्टेट्स नहीं कर पाया, जो सरेंडर कल नहीं किया उसने, आज सरेंडर करना पड़ेगा, क्योंकि हॉर्मोज की रियलिटी परमानेंटली चेंज हो चुकी है। ईरान जो है वो अपने राइट्स देने के लिए तैयार नहीं है, और यूनाइटेड स्टेट्स के पास भागने की कोई सिचुएशन नहीं है, सिवाय इसके कि न्यूक्लियर इनरिचमेंट के ऊपर ईरान जो ऑफर कर रहा है उस चीज को एक्सेप्ट कर ले कि जी हम 3.67% के ऊपर कैप लगा देंगे, आपको एक फीस सेविंग मिल जाएगी, आप बोल देना कि आपने सब कुछ तबाह कर दिया है, आप यहां से चले जाएं, क्योंकि न्यूक्लियर मटेरियल तो इनके हाथ में नहीं आने वाला, और हॉर्मोज भी परमानेंटली ये ईरान से अब नहीं छुड़वा सकते। अच्छा, ये मतलब ये है कि ये वो दो पॉइंट्स हैं। अगर इसके ऊपर डील अमेरिका करना चाहे तो ईरान मुत्तफिक हो सकता है। ये एक तो आपने यूरेनियम वाला तो बता दिया है, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर रेगुलेशंस वाला मामला है, उसको ईरान कैसे देख रहा है? कि क्या ईरान ये चाहता है कि उसके ऊपर टैक्सेशन ली जाए और उसको अलाउड किया जाए? इस तरह तो और बड़ी सारी जगहें हैं जिनके ऊपर आपको फिर टैक्स लगाना पड़ जाएगा। सुएज कैनाल है, या पनामा लेक्स है, या दूसरी स्टेट ऑफ मलाक्का है, फिर बाबुल मंदब वाला है एरिया, फिर ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर अगर इस तरह हो जाता है तो फिर तो काफी सारी चीजें ही चेंज हो जाएंगी। आप क्या कह रहे हैं? देखिए, न्यूक्लियर तो कभी भी इशू था नहीं इन द फर्स्ट प्लेस। मैं तो ये आर्ग्यू करूंगा, न्यूक्लियर के ऊपर तो ईरान ओमान में भी तैयार था, जेसीपीओ एग्रीमेंट में भी तैयार था। बात असल में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ही आकर अटकी हुई है मेरे ख्याल में। फिर उसके बाद अगर ये मामला हल हो जाता है, और लबनान का मामला, बाय द वे, लबनान और दूसरे जो मामला हैं, ईरान कह रहा है कि जंग सिर्फ हमारे ऊपर बंद नहीं हो, जंग सारे तमाम जगहों पे, जो गाजा का फ्रंट है, जो फलस्तीन का फ्रंट है, लबनान का फ्रंट है, यमन का फ्रंट है, इराक का फ्रंट है, तमाम जगह पे फ्रंट हो। लेकिन बात सारी ये है कि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि सारे मामला को हल किया जाए। तो लबनान के अंदर फॉर एग्जाम्पल फौरी तौर पर सीज फायर हो, क्योंकि वो एक एक्टिव कॉम्बैट जोन है। ये दो मामला अगर हल हो जाते तो न्यूक्लियर का मामला जो है वो मुश्किल नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मामला जो आपने कहा कि जी सुइज कैनाल पहले ही ले रहा है, जो जो आपका बॉस्फोरस का जो रास्ता गुजरता है तुर्की से, वो पहले ही ले रहे हैं। दूसरी जो जगह हैं, गिलबर्तर हो गया, मलाका हो गया, उनका कंपैरिजन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं हो सकता। उसकी दो वजूहत हैं। पहली वजह तो यह है कि यूनाइटेड नेशंस जो चार्टर ऑफ द लॉ ऑफ द सीज है, ईरान उसका मेंबर नहीं है, ईरान ने उसको रेटिफाई नहीं किया हुआ। ठीक। दूसरी रीजन इसके अंदर यह है कि यूनाइटेड नेशंस लॉ ऑफ द सीज के अंदर भी अगर आप देखें, आर्टिकल 37 से आगे जाके अगर देखें, तो वो हाई सीज पे अप्लाई होती है, और हाई सीज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक 21 नॉटिकल मील्स का
शैलो वाटर्स का एरिया है जो नेविगेशनल पैसेज को अलाउ करता है यूएनसीएलओएस के जरिए। उसके अंदर भी सेफ पैसेज की गारंटीज के अंदर जो 12 नॉटिकल माइल्स की बाउंड्री है और वो ठीक ओमान और ईरान ठीक अपनी तरफ से जो चोक पॉइंट है हम्म, उसके अंदर चार्जेस ले सकते हैं। अगर किसी को लेना है तो वेल एंड गुड, क्यों नहीं ले रहे भाई, ले सकते हैं तो लें आप। और दुनिया का कानून इसी तरीके से चला है। इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है इसके बारे में, दूसरे ममालिक क्या कहेंगे। ईरान कहता है कि हमारे लिए ये चीज अब इंपॉर्टेंट नहीं रही क्योंकि हमारे ऊपर इंटरनेशनल लॉ जो है वो सिलेक्टिवली अप्लाई होता है। इंटरनेशनल लॉ के कवानीन भी ईरान ने अपहोल्ड किए। 2019 तक आईएई की सारी रिपोर्ट्स देख लें, नंबर 1 में था कंप्लायंस में ईरान एनपीटी की ठीक मूवमेंट के अंदर। अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें तो ईरान ने अपनी नजरें नहीं डाली थी स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर। ये तो बंद ही तब हुआ जब यूनाइटेड स्टेट्स ने हमला किया और जो टैंकर ईरान के नहीं जाने देने की इजाजत हो रही थी, ईरान के पास दवाइयां मंगवाने की इजाजत नहीं थी स्टेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू, ईरान के पास अपने जो पार्ट्स हैं वो मंगवाने की इजाजत नहीं थी। तो ईरान कह रहा है कि अब दुनिया को जो है वो फिक्र नहीं करनी चाहिए इस बात पे क्योंकि बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान ईरान ने फेस किया है और वो नुकसान वही ममालिक देंगे जिन्होंने, जो खलीज फार्स के ममालिक हैं, जिन्होंने अमेरिका को सपोर्ट किया। और अमेरिका और इजराइल भी इन सारी चीजों को जो है वो पे करेंगे, रेपरेशन को पे करेंगे, कॉम्पेंसेशन को पे करेंगे। आपने देखा है कि पाकिस्तान के साथ और इराक के साथ मामला अभी हल हो चुके हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर और पाकिस्तान के टैंकरों को भी जाने की इजाजत दी जा रही है। और इसमें पहले भी मेरा सवाल भी हॉर्मुज के आपसे अंदर पाकिस्तानी, इसी पे सॉरी, जॉन भाई, इसी पे मेरा एक यस सवाल है। यस आपने अभी जो बात की, कल से ये चीज चल रही है, दो चीजें इसको एड्रेस कीजिएगा पैरेलल। एक तो ये खबर थी वेस्टर्न मीडिया ने चलाई जो कि जी पाकिस्तान के अंदर ईरानियन जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो वहाँ पे उनको सेफ वो किया गया या छुपा लिया गया नूर खान एयर बेस के ऊपर, जो पाकिस्तान ने डिनायल भी दे दिया उसका। और वो शायद गालबन सीबीएस इदारे की खबर थी जो गलत खबर है। दूसरा ये है कि जो पाकिस्तान और इराक का ईरान के साथ पैसेज के लिए, वहाँ से निकलने के लिए जो डील हुआ है, अब अमेरिका तो कभी भी ये नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो कि कोई कंट्री डायरेक्ट जाके ईरान के साथ इस तरह की डील करे। वो ये चाहता है कि सबके लिए एक ही तरह की डील होनी चाहिए कि ये पैसेज सबके लिए सेफ है, कोई भी यहाँ से गुजर सकता है। तो इस जगह पर आकर आप ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात को किस तरह देखते हैं? क्योंकि पाकिस्तान तो सऊदी अरब के साथ भी डिफेंस पैक्ट में है और जब सऊदी अरब के साथ है तो सऊदी अरब तो अमेरिका के साथ खड़ा है, चाहे इसराइल की, यूएई की और सऊदी अरब की आपस में ना बनती हो, लेकिन ग्रुप तो एक ही है। तो उसके बावजूद पाकिस्तान को अगर ये डील मिल रही है तो आप इसको कैसे देखते हैं कि ईरान इसको किस तरह मतलब समझ से बाला तर है? देखिए, पहली बात तो ये है कि अमेरिका जो चाहता है कि सबके लिए इक्वल पैसेज हो, ऐसी बात नहीं है। अमेरिका बहुत तेज है, उसने सारे ममालिक के ऊपर जो जो ईरान के साथ तिजारत कर रहे हैं उनके ऊपर सैंक्शंस भी लगाई हैं, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई हैं। पाकिस्तान ईरान की गैस पाइपलाइन का मामला है वो अभी तक हल नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई सैंक्शंस हैं हैं। बिल्कुल। तेल की खरीदो फरोख्त ईरान के साथ नहीं हो सकती, जबकि बराबर में आपकी एनर्जी नीड्स पूरी हो जाएंगी, गैस की भी और तेल की भी, अगर आप ट्रेड करते हैं तो। अब बात सारी ये है कि वो जमाना चला गया है जहां पे अमेरिका को एज अ सुपर पावर एक 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 बदमाश के तौर पे जो वो एग्जिस्ट कर रहा था पूरे रीजन के अंदर, अब वो जमाना चला गया है कि वो अपनी विल को इन्फोर्स करा सके पूरे रीजन के अंदर। ना सिर्फ पाकिस्तान और इराक बल्कि वो ममालिक जो कि अमेरिका के और ज्यादा करीब है। पाकिस्तान तो बहुत अच्छा एक स्टांस रखा हुआ है, लेकिन वो ममालिक जो डायरेक्टली करीब है, नेटो की कंट्रीज देख लें आप, यूरोपियन कंट्रीज देख लें, वो ईरान से फोन कर करके परमिशन मांग रही हैं कि जी हमारे साथ कोई डील बना लें, हमें पास करने दें, हम आपके साथ अग्री करने के लिए तैयार हैं। तो बात सारी ये है कि अमेरिका की ओवरऑल क्रेडिबिलिटी हार्म हुई है। अब अगर आ जाते हैं उस खबर के ऊपर जो सीबीएस न्यूज ने दी, मतलब किस तरीके की खबर है कि ईरान से जहाज उड़ के गए और वो पार्क हुए वहां पे, और अमेरिका की जो सैटेलाइट्स थी, अमेरिका की जो इंटेलिजेंस थी वो बिल्कुल खामोश थी, सो रही थी। और नूर खान बेस जो कि बिल्कुल ही एक ओपन बेस है, उसके ऊपर ईरान के जहाज जो है वो खड़े कर दिए थे। सीज फायर के बाद बिल्कुल जहाज खड़े हुए। जाहिर सी बात है, एक कंटिजेंट अगर आ रहा है ईरान से तो जहाज खड़े रहते हैं, वहां पे टेक्निकल जो है वो चीजें चल रही होती हैं, वेट चल रहा होता है कि अभी दोबारा डेलीगेशन आ जाती हैं, जहाज की मूवमेंट बार बार नहीं होती। उसको वहां पे सीज फायर के दौरान खड़ा रखा हुआ था। सीबीएस ने इसको प्ले आउट इस तरीके से किया कि जी फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत बड़ा पाकिस्तान ने जो है वो धोखा कर दिया है अमेरिका के साथ। और इसके अंदर आपको नजर आता है कि इसराइल की फ्रस्ट्रेशन बैक एंड पे बहुत ज्यादा है पाकिस्तान के साथ। इसराइल बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। नेतन्याहू ने 60 मिनट्स के इंटरव्यू में क्या कहा? यही कहा ना कि पाकिस्तान जो है वो एक कैंपेन रन कर रहा है और बॉट्स जो है वो पाकिस्तान के अकाउंट, पाकिस्तान से किसी ऑपरेट हो रहा बेसमेंट के अंदर जो है वो पाकिस्तान के अकाउंट में जो है ये खबर हो रही होती है कि जी मैं टेक्सन हूं और मैं बड़ा यकीन रखता था इसराइल के ऊपर, और इसराइल जो है वो ऐसा हो गया वैसा हो गया, और बड़ा इफेक्टिव है पाकिस्तान।